Hello my dear students, today I will take the class on the subject of surgical nursing part 2 and today's topic is breast cancer. Breast cancer is an uncontrolled growth of breast cells. तो breast cancer क्या है? breast में uncontrolled growth, ठीक है. The term breast cancer refers to the malignant tumor that has developed from cells in the breast. तो ब्रेस्ट कैंसर हम लोग किसको बोलेंगे? जब ब्रेस्ट सेल में और ब्रेस्ट टिश्यू में मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर occurs anywhere in the breast, but most are found in the upper outer quadrant, where most breast tissue is located. Mainly ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट का अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन है, और जहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा है. यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर आइदर बिगिंस इन द सेल ऑफ द लोब्यूल्स which are the milk producing glands or the duct, the passage that drains milk from the lobule to the nipple. तो मेनली ब्रेस्ट में बहुत सारा पार्ट होता है. मेनली लोब्यूल्स होता है जहाँ पे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड रहता है. उसके बाद डक्ट रहता है. थ्रू दिस डक्ट मिल्क इज इजाकुलेटेड फ्रॉम लोब्यूल टू द निपल. ओके, नेक्स्ट, less commonly breast cancer can begin in the stomal tissues which include the fatty and fibrous connective tissues of the breast. mainly less common कहाँ पे होता है? mainly stomal tissue में, जहाँ पे breast का most common less commonly breast cancer develop होता है. और stomal tissue में जब होगा, stomal tissue means breast का जो fatty part है और fibrous connective tissue part है, वहाँ पे mainly breast cancer less commonly होता है. ठीक है, सी द पिक्चर. यहाँ पे एक ब्रेस्ट कैंसर का एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है. ये जो ये लोब्यूल्स है और ये जो कनेक्शन है लोब्यूल्स एंड निपल के बीच में, वो है डक्ट. और मेनली लोब्यूल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे मिल्क प्रोडक्टिंग ग्लैंड रहता है, और वो मिल्क थ्रू दिस डक्ट निपल में आता है. और ये जो ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, डक्ट में अराइज किया है और डेवलप हुआ है. तो लोब्यूल में भी हो सकता है, डक्ट में भी हो सकता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, और लेस कॉमनली स्टोमल टिश्यू में होता है. ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर्स. नो वन नोज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. A risk factor is anything that increases your risk of developing breast cancer. किस लिए ब्रेस्ट कैंसर होगा इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बट बहुत सारा रिस्क फैक्टर है. ठीक है, फर्स्ट एज. मोस्ट केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ऑकर इन द वुमेन ओवर 60. तो जिन लोगों का 60 उम्र से ज़्यादा हो गया है, जिन लोगों का एज, उन लोगों का ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है. नेक्स्ट, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. किसी का हिस्ट्री है, पहले भी हुआ था, वो पूरी क्योर नहीं हुआ है, और एक ब्रेस्ट में हुआ था, नेक्स्ट टाइम में और एक ब्रेस्ट में डेवलप कर रहे हैं, तो किसी का पर्सनल हिस्ट्री है तो उसको चांस तो होगा ही. नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री. फैमिली में किसी का है, मेनली मैटरनल सोर्स किसी का मदर का है, तो उसका होने का चांस है. एटिपिकल हाइपरप्लेशिया एंड लोब्यूलर कार्सिनोमा इन C2. तो ब्रेस्ट सेल में हाइपरप्लेशिया हो गया है, मीन्स ब्रेस्ट सेल का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे लोब्यूल्स जो है ब्रेस्ट में, वहाँ पे कार्सिनोमा हो गया है, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर होने का तो चांस बनता ही है. जीन चेंजेस, जीन म्यूटेशन ऑफ BRCA1 एंड BRCA2 एंड अदर्स. मेनली जेनेटिक फैक्टर भी है, बहुत सारा जीन इसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए पॉजिटिव रीजन हो सकता है, क्योंकि BRCA1 एंड BRCA2 जीन का म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिफोर एज 12. किसी का पीरियड और मेनार्की 12 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो गया है, तो उन लोगों का ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का. मेनोपॉज आफ्टर एज 55. किसी का मेनोपॉज 55 ईयर्स के बाद हो रहा है, तो उन लोगों का भी ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का. मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी विथ एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन. तो कोई पर्सन, कोई भी वुमेन क्या मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी ले रहा है, मेनोपॉज के बाद हार्मोनल थेरेपी ले रहा है, हार्मोनल थेरेपी में क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, तो उन लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस
चांस ज़्यादा है। रेडिएशन थेरापी टू द चेस्ट, कोई पर्सन चेस्ट में रेडिएशन थेरापी ले रहा है, मीन्स चेस्ट में मीन्स लांग में हो सकता है, अदर्स पार्ट में हो सकता है, तो उन लोगों का भी किसी का लांग में कैंसर है तो वो मेटास्टेसिस करके ब्रेस्ट में मेटास्टेसिस हो सकता है। कोई भी पर्सन चेस्ट में रेडिएशन थेरापी ले रहा है तो उसका ब्रेस्ट में कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कोई पर्सन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ले रहा है, उन लोगों का ज़्यादा चांस है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, कोई भी पर्सन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहा है। ओवरवेट और ओबेस आफ्टर मेनोपॉज, कोई पर्सन ओबेसिटी है, किसी का ओवरवेट है और मेनोपॉज के बाद कोई ओबेस हो गया, इन लोगों का ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करता है उन लोगों का चांस ज़्यादा है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल ड्रिंकिंग तो हर कोई कैंसर का पॉजिटिव रीजन और रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, any of the following unusual changes in the breast can be a symptom of breast cancer। तो ब्रेस्ट कैंसर होने से क्या क्या चेंजेस और सिम्टम होता है? ए लैम्प और थिकनिंग इन और नियर द ब्रेस्ट और इन द अंडरआर्म एरिया, तो कोई भी लैम्प और थिकेंड मास हम लोग फील कर पा रहे हैं, ब्रेस्ट में भी हो सकता है और ब्रेस्ट के नियर साइड में भी हो सकता है और अंडरआर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ए चेंज इन द साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का जो साइज और शेप है वो चेंज हो रहा है, साइज ज़्यादा हो रहा है, कोई बोथ ब्रेस्ट में इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, वो भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एरियोला निपल में बी स्कैली, रेड और सोलन। तो ब्रेस्ट का बहुत सारा पार्ट होता है, जो स्किन है, स्किन का कंडीशन है ब्रेस्ट का, एरियोला का, निपल का, वो स्कैली मीन्स ड्राई हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सोलन हो जाएगा। स्किन इरिटेशन और डिम्पलिंग, तो स्किन में इरिटेशन होगा और डिम्पल फॉर्मेशन होगा ब्रेस्ट में। नेक्स्ट, ब्रेस्ट पेन होगा, निपल पेन और टेंडरनेस, निपल जो है वहाँ पे पेन होगा और वो निपल टेंडर भी होगा, ठीक है। ए निपल टर्न्ड इनवर्ड इनटू द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में कैंसर है और मैलिग्नेंसी है वो ब्रेस्ट का निपल इनवर्डली चला जाएगा, ठीक है। यूनिलैटरल निपल डिस्चार्ज अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, कोई भी जो पर्सन है अफेक्टेड ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट का निपल से ब्रेस्ट मिल्क के बिना भी और भी डिस्चार्ज निकलेगा, ठीक है। पास हो सकता है, ब्लड हो सकता है और कोई भी अनयूजुअल डिस्चार्ज निकलेगा। नेक्स्ट, एनलार्ज एक्सिलरी और सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड, तो एक्सिला और सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि किसी का ब्रेस्ट में कैंसर है तो कैंसर मेटास्टेसिस करके लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व करेगा और ब्रेस्ट का साइड में एक्सिलरी लिम्फ नोड है, सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड है, वहाँ पे एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट, डायग्नोस्टिक मैमोग्राम। मैमोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं पेशेंट का ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है नहीं हुआ है, कैंसर का कंडीशन, कैंसर का साइज, कैंसर का स्टेज, सब कुछ हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेजिंग मीन्स MRI, बायोप्सी, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट, सिटी स्कैन, बोन स्कैन, ये सब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। Women with breast cancer have many treatment options. This includes surgery, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी। तो कोई भी पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारा है। सर्जरी कर सकते हैं, ब्रेस्ट का जो अफेक्टेड पार्ट है उसको काट के रिमूव कर सकते हैं सर्जरी करके। तो ब्रेस्ट का जो स्पेसिफिक सर्जरी होता है, ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करने का जो सर्जरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैस्टेक्टोमी। कभी कभी होल ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल मैस्टेक्टोमी। और कभी कभी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू का जो अफेक्टेड टिश्यू है उसको रिमूव करना है तो उसको हम लोग रेडिकल मैस्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, ये सब हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। मेनी वुमेन रिसीव मोर देन वन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो जिन लोगों का ब्रेस्ट कैंसर होता है उन लोगों को बहुत सारा ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। कैंसर ट्रीटमेंट इज आइदर लोकल थेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी। जो कैंसर थेरेपी है, कैंसर ट्रीटमेंट है, वो लोकल थेरेपी हो सकता है और सिस्टमिक थेरेपी भी हो सकता है। तो लोकल थेरेपी के अंदर में कौन सा आता है? सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी और लोकल ट्रीटमेंट। सर्जरी मीन्स रिमूव करना ब्रेस्ट टिश्यू को, अफेक्टेड ब्रेस्ट टिश्यू और ब्रेस्ट ट्यूमर जो है उसको रिमूव करना वो, और रेडिएशन थेरेपी सब वो दोनों किस में आता है? लोकल ट्रीटमेंट में आता है। दे रिमूव और डिस्ट्रॉय द कैंसर इन द ब्रेस्ट। तो इससे हम लोग, इससे क्या होता है? ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव होता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। When breast cancer has spread to other part of the body, local therapy may be used to control the disease in these specific areas. तो लोकल थेरेपी हम लोग तब भी दे सकते हैं जब मीन्स कोई भी कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर कोई भी अदर पार्ट में स्प्रेड कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक थेरेपी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्टमिक थेरेपी। Chemotherapy, hormone therapy, biological therapy are the systemic treatment. They enter the bloodstream and destroy or control the cancer throughout the body. Some women with breast cancer have systemic therapy to shrink the tumor before surgery or radiation. Others have systemic therapy after surgery and or radiation. To prevent the cancer from coming back, systemic treatment also be used for cancer that has spread. तो systemic therapy means जो थेरेपी देने से, जो थेरेपी देने के बाद वो जो मेडिसिन होगा और हार्मोन थेरेपी जो भी होगा वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, उसके बाद जाके कैंसर जो टिश्यू है और सेल है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और कैंसर का जो ट्यूमर का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करेगा। तो हम लोग उसको बोलेंगे सिस्टमिक थेरेपी। मीन्स जो थेरेपी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और कोई भी अफेक्टेड पार्ट में काम करेगा, उसको रिड्यूस करेगा सिम्टम, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमिक थेरेपी। तो मेनली केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी इसके अंदर में आता है। ठीक है। मेनली सिस्टमिक थेरेपी देख के कोई भी कैंसर का साइज, कैंसर और ट्यूमर का साइज बड़ा है तो सर्जरी करके उसको निकालना उतना आसान नहीं होगा। तो सिस्टमिक थेरेपी देके, केमोथेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सब देके हम लोग क्या कर सकते हो? ट्यूमर का साइज छोटा करके, श्रिंक करके ट्यूमर को, और उसके बाद हम लोग लोकल थेरेपी मीन्स सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ठीक, कभी कभी सर्जरी के पहले भी हम लोग दे सकते हैं और कभी कभी सर्जरी के बाद भी सिस्टमिक थेरेपी हम लोग दे सकते हैं, जिससे वो कैंसर और भी कम बैक नहीं कर पाए। ठीक है। तो सिस्टमिक थेरेपी देके हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसर का जो मेटास्टेसिस है और स्प्रेड हो अदर ऑर्गन में जाके, उसका जो इन्वॉल्वमेंट होने का एक टेंडेंसी हो, उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज द मैनेजमेंट पार्ट। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। मीन्स सोचो कोई भी वुमेन जिसका ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसको सर्जरी करके ब्रेस्ट टिश्यू और ब्रेस्ट ट्यूमर को निकालना है, रिमूव करना है, मीन्स मैस्टेक्टोमी कराना है। तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी सच एज फैटिक, शॉर्ट थ्रोट, ड्राई कफ, नाउसिया, एनोरेक्सिया। तो पेशेंट का रेडिएशन थेरेपी देना पड़ेगा। तो रेडिएशन थेरेपी देने के टाइम में बहुत सारा साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। हम लोग रेडिएशन थेरेपी का जो क्लास लिए थे वहाँ पे डिस्कस किया क्या क्या होता है। फैटिक होता है, शॉर्ट थ्रोट होता है, ड्राई कफ होता है, नाउसिया, एनोरेक्सिया होता है। ये सब साइड इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मॉनिटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी, बोन मैरो सप्रेशन, नाउसिया एंड वॉमिटिंग, एलोपेशिया, वेट गेन और लॉस, फैटिक, स्टोमाटाइटिस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो केमोथेरेपी का भी बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट है, वो भी हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। मेनली बोन मैरो सप्रेशन होने से क्या होगा? एनीमिया होगा, WRBC काउंट कम हो जाएगा, नॉजिया, वोमिटिंग होगा, एलोपेशिया होगा, वेट गेन और लॉस। मेनली गेन तो नहीं होता है, लॉस ही होता है। फैटिक होता है, स्टोमाटाइटिस मीन्स मुंह में अल्सर वगैरह फॉर्मेशन होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो होता ही है। कैंसर मीन्स कैंसर किसी को होने से एंजाइटी, डिप्रेशन तो होगा ही, क्योंकि ये मॉर्बिड, इस कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है और क्योर होने का चांस भी कम है, बट ब्रेस्ट कैंसर का क्योर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, रियलाइज दैट ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज ए डिवास्टेटिंग इमोशनल शॉक टू द वुमेन। तो किसी का, कोई भी वुमेन का ब्रेस्ट कैंसर होगा तो उसका एक शॉक लगेगा, इमोशनली शॉक लगेगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेड नहीं था एज ए वुमेन। उसका जो मेंटल कंडीशन है और इमोशनल सिचुएशन है वो बहुत
डिटोरिएट कर जाएगा। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट थ्रू आउट द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो एज ए नर्स तुमको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना पड़ेगा पेशेंट को थ्रू आउट द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर। ओके, इन्वॉल्व द पेशेंट इन प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को भी प्लानिंग और ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना है, क्या क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगा, किसके बाद क्या होगा, वो भी उसके साथ शेयर करना है। डिस्क्राइब सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू एलिविएट द फियर। तो पेशेंट का सर्जरी होने से पहले पेशेंट का कोई भी सर्जरी, एनी टाइप ऑफ सर्जरी होने से पहले पेशेंट का तो फियर होगा ही, और तो वो फियर हम लोग रिड्यूस करेंगे। कैसे, कैसा सर्जिकल प्रोसीड्यूर होगा, वो सिंपली उसको डिस्क्राइब करने से उसको फियर थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी एंड प्लान अहेड फॉर एलोपेशिया फैटिग। तो पेशेंट को कीमोथेरेपी का क्या क्या इफ़ेक्ट होगा उसको बोलना पड़ेगा, पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और पेशेंट को वो भी बोलना पड़ेगा एलोपेशिया होगा कीमोथेरेपी देने से, तो उसके लिए उसका प्लान क्या है, क्या कर सकता है, उसको बोल के हम लोग उसका एंग्जाइटी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीएमेटिक प्रोफाइलैक्टिकली एज डायरेक्टेड फॉर पेशेंट्स रिसीविंग केमोथेरेपी। तो पेशेंट केमोथेरेपी ले रहा है तो हम लोग केमोथेरेपी टाइम में डिस्कस किए थे, केमोथेरेपी लेने से पहले पेशेंट का एंटीएमेटिक मेडिसिन देना पड़ता है क्योंकि पेशेंट का नॉजिया वोमिटिंग ज़्यादा होता है, तो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा एंटीएमेटिक ड्रग, जिससे उसका केमोथेरेपी के वजह से जो नॉजिया वोमिटिंग होगा बाद में वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स एंड हाइपर एलिमेंटेशंस एज इंडिकेटेड। तो पेशेंट का जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, जो भी फ्लूइड वगैरह है, वो सब एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। हेल्प पेशेंट इमीडिएटली एंड यूज सपोर्ट पर्सन्स और फैमिली और कम्युनिटी। तो पेशेंट को हेल्प करना पड़ेगा और पेशेंट का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसका फैमिली मेम्बर जो भी है, उसको भी उसको सपोर्ट देने के लिए बोलना पड़ेगा। Suggest to the patient the psychological intervention may be necessary for anxiety, depressions or sexual problems. Teach all women the recommended cancer screening procedure. तो मेनली पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है जिससे होल ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ सकता है, जिससे क्या होगा, उसका एक अपीयरेंस में चेंज आएगा, तो उसके लिए वो डिप्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो उसके लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, और पेशेंट को, कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको बोलना है कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, मैंने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबको करने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन। एलिवेट द सर्जिकल साइट एक्सट्रीमिटी टू रिड्यूस पेन एंड इडिमा। तो जो साइट में ऑपरेशन होगा और सर्जरी हो गया है, उस साइट का इडिमा और पेन को रिड्यूस करने के लिए, रिलीव करने के लिए उस साइट को थोड़ा एलिवेट करके रखना है। एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी डिक्रीज टेंशन ऑन सर्जिकल इंसिशन एंड प्रोमोट्स ब्लड सर्कुलेशन। तो मेनली एलिवेट करने से वो एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, सर्जिकल इंसिशन साइट में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रोमोट होगा। ठीक है, एंड ice pack may be helpful to decrease the discomfort and swelling, particularly to the armpit after a lymph node dissection. तो मेनली हम लोग बोले थे एक्सिलरी लिम्फ नोड में इन्फॉर्मेट होता है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करके निकालना पड़ता है, तो मेनली वो साइड में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, सोलिंग हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग आइस पैक कॉम्प्रेशन दे सकते हैं, कोल्ड कॉम्प्रेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, ए स्मॉल पिलो पोजिशन्ड इन द आर्मपिट also may decrease discomfort and to promote gravity drainage ऑफ फ्लूइड। मेनली जो साइड में ऑपरेशन हुआ है वो साइड का आर्मपिट जो है उसको एक पिलो के ऊपर पोजीशन करके रखना है, जिससे ड्रेनेज जो है, फ्लूइड ड्रेनेज जो है वो ग्रेविटी की वजह से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टीच हर टू यूज कॉशन when moving the arm on the operated side to avoid strenuous activity, lifting heavy objects and vigorous exercise until the stitches are removed. तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा जो साइड में ऑपरेशन हुआ है वो आर्म थोड़ा धीरे धीरे मूव करने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेके वो आर्म मूव करना है, क्योंकि वो साइड में ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी वो साइड में नहीं करना है, अवॉइड करना है, कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है, विगोरस एक्सरसाइज भी नहीं करना है जितना टाइम तक स्टिच रिमूव हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिनिस्टर
IV or IM opioid analgesics for the management of moderate pain. It is recommended to take medication for pain when pain is experienced on a regular schedule. Ibuprofen or Tylenol can be added to or replace the Vicodin. तो IM IV opioid analgesics हम लोग दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए. Narcotics also can cause or worsen the constipation. So increase fluid intake. Eat high fiber fluids and take small walk. तो नार्कोटिक्स देने से क्या होगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसलिए पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए बोलना पड़ेगा, हाई फाइबर कंटेनिंग फूड खाने के लिए बोलना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा चलने के लिए बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, instruct the patient about post-mastectomy exercise such as wall hand climbing, rod or boom stick lifting, rope turning and pulley tugging. ये सब करने के लिए बोलना पड़ेगा. तो पोस्ट मैस्टेक्टोमी होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्टिविटी है पेशेंट को पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज सिखाना. तो पेशेंट को वो सब इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज में क्या क्या है. ठीक है. Next, instruct patient in potential problem of lymphedema who undergo axillary node resection in combination with radiation therapy to axilla. तो जिन लोगों का एक्सिला में लिम्फ नोड डिसेक्शन हुआ है और एक्सिला में रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, उन लोगों का लिम्फ इडिमा होने का चांस है. तो पेशेंट को वो भी पहले से बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, टीच द पेशेंट about importance of hand washing especially before wound and drain care. Discuss the पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज डिवाइस एंड इस मैनेजमेंट. तो पेशेंट को हर टाइम हैंड वॉशिंग करने के लिए बोलना पड़ेगा. जब कोई पेशेंट खुद का वुंड चेक कर रहा है, ड्रेनेज केयर कर रहा है, तो भी हैंड वॉशिंग करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस कम होगा इससे. और पोस्ट ऑपरेटिवली किसी का मैस्टेक्टोमी होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज डिवाइस यूज़ करना पड़ता है, जिससे वहाँ का जो फ्लूइड है वो इजीली ड्रेन हो जाता है. तो उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो भी उसको सिखाना पड़ेगा. नेक्स्ट, encourage patient to discuss her thoughts and feeling about her body changes. Suggest that she talk with a reach to recovery volunteer about her thoughts and feeling. Assess her interest in spiritual religious support and refer it if appropriate. तो पेशेंट को इनकरेज करना पड़ेगा, उसको थॉट को और फीलिंग क्या हो रहा है बॉडी का चेंज होने के बाद, जो मैस्टेक्टोमी होने के बाद उसका जो बॉडी चेंज हुआ है उसको रिलेटेड क्या थॉट आ रहा है, फीलिंग्स हो रहा है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोलना पड़ेगा. उसके बाद उसको इमोशनल स्पिरिचुअल रिलीजियन सपोर्ट देना पड़ेगा. ये सब करना है. नेक्स्ट, डिस्कस मेडिकेशन and dietary changes that will minimize the effects of chemotherapy. Request a consultation with the dietitian. तो मेनली मेडिकेशन, डाइटरी चेंज क्या क्या करना है, वो सब केमोथेरेपी का इफेक्ट कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि केमोथेरेपी देने के बाद एनोरेक्सिया हो जाता है, स्टोमाटाइटिस हो जाता है, ड्राई माउथ होता है. तो ये सब की कैसे मिनिमाइज करना है, इसलिए उसको एक डाइटिशियन के साथ कंसल्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा. प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स अबाउट केमोथेरेपी एंड ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन. तो उसको एक एजुकेशनल रिसोर्स के साथ एक लिस्ट देना पड़ेगा जिसमें केमोथेरेपी के रिलेटेड क्या क्या करना है और ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो वहाँ पे लिखा होगा. डिस्कस द यूज ऑफ टेम्पोररी प्रोस्थेसिस एंड लेटर द फिटिंग ऑफ ए परमानेंट प्रोस्थेसिस 6 to 8 weeks after surgery, the need to be fitted by an experienced person and the insurance reimbursement फॉर द प्रोस्थेसिस. तो जहाँ पे मैस्टेक्टोमी हुआ है वहाँ पे प्रोस्थेसिस यूज़ कर सकते हैं, टेम्पोररी और परमानेंट. तो उसके लिए क्या करना है वो सब भी एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ डिस्कस करके उसको यूज़ करने के लिए बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, एनकरेज रेगुलर डाइट एज सुन एज पेशेंट कैन टेक fluid after recovering from anesthesia. Encourage 8 to 10 glass of water and non-caffeinated beverages per day. Plenty of fruits and vegetables as well as lower fat foods. तो मेनली पेशेंट को एनेस्थीसिया से रिकवर होने के बाद ही पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देना है, मिनिमम 10 ग्लास ऑफ वाटर उसको देना है, और नॉन कैफीन कंटेनिंग फूड उसको देना पड़ेगा, और प्लेंटी ऑफ फ्रूट खाने के लिए बोलना पड़ेगा, और वेजिटेबल भी खाने के लिए बोलना पड़ेगा, लो फैट कंटेनिंग फूड खाने के लिए बोलना पड़ेगा. नेक्स्ट, लास्ट इज
teach patient about dietary and lifestyle changes that can help reduce the risk of breast cancer for her daughters. Low fat, high fiber diet, regular exercise, avoidance of obesity, alcohol, oral contraceptives. तो मेनली पेशेंट को टीच करना पड़ेगा, उसको डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. तो उसका हुआ है तो उसका डॉटर को भी होने का चांस है. तो डॉटर के लिए बोलना पड़ेगा लो फैट कंटेनिंग फूड खाने के लिए, हाई फाइबर कंटेनिंग फूड खाने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए, ओबेसिटी अवॉइड करने के लिए, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करने के लिए और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल नहीं लेने के लिए. ठीक है, दोस आर द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन. ओके. Post mastectomy exercise. Mastectomy is a surgical procedure that removes one or both breasts. It is usually performed to treat the breast cancer. The post-operative period is often characterized by upper body pain as well as of motion limitation. Post-mastectomy exercise plays an important role in releasing the muscular tension, preventing the scar tissue development and restoring the strength and flexibility to joint and muscles that have been affected by the surgery. तो मेनली पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैस्टेक्टोमी से वन और बोथ ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ सकता है. तो जिसके वजह से ब्रेस्ट सर्जरी होने के बाद, मैस्टेक्टोमी का सर्जरी होने के बाद अपर बॉडी में पेन हो सकता है, मोशन लिमिटेशन हो सकता है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेशन हो सकता है. तो पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज करने से मास्कुलर टेंशन, स्कार टिश्यू डेवलपमेंट और जो अफेक्टेड साइड है उसका स्ट्रेंथ पहले की तरह, फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट का स्ट्रेंथ पहले की तरह वापस आ सकता है. ठीक है, तो बहुत सारा पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज यहाँ से पढ़ेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा तुम लोगों को समझने में. इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे लिंक में जाके वीडियो देख लेना, जिससे बहुत टाइप ऑफ पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज तुम लोग को दिखने में मिलेगा और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज के बारे में वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो एक बार जब वीडियो देखोगे तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारा लिंक दे रही हूँ और लिंक भी चेक कर लेना जहाँ पे पोस्ट मैस्टेक्टोमी एक्सरसाइज का वीडियो है. ठीक है, this is all about the today's topic, which is breast cancer. Please watch this video and make the note from here. Thank you for watching.